बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे अपना CS614, जिसमें हम पढ़ेंगे अपना लेक्चर नंबर 7। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि हर सब्जेक्ट की हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। इसके अंदर लेक्चर का गोल्स है कि हम पढ़ेंगे कि डीनॉर्मलाइजेशन क्या होती है, हम डीनॉर्मलाइजेशन क्यों करते हैं, ठीक है, और डीनॉर्मलाइजेशन परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कैसे करती है, और गाइडलाइंस क्या डीनॉर्मलाइजेशन की। ये आपके पास एक पिक्चर है जिसकी तरफ एक डीनॉर्मलाइजेशन और दूसरा नॉर्मलाइजेशन। डीनॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास डाटा के क्यूब्स होते हैं, डाटा लिस्ट होती है, फ्लैट फाइल होती है। यानी डीनॉर्मलाइजेशन करते वक्त एक हमारे पास सारा कुछ ना एक फ्लैट लार्ज फाइल के ऊपर खत्म हो जाता है, एक बिग फ्लैट फाइल हमारे पास बन जाती है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन के अंदर बहुत सारे टेबल्स होते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर फॉर्म करते हैं, फिर हम सेकंड करते हैं। अब फर्स्ट में हमारे पास टेबल होगा तो हम उसको स्प्लिट करेंगे, यानी उसको तोड़ देंगे। फिर सेकंड में मजीद उसके और टेबल बन जाएंगे, फिर थर्ड में और फोर्थ में इस तरह हमारे टेबल बनते जाएंगे। यानी नॉर्मलाइजेशन के अंदर हमारे पास बहुत सारे टेबल आ जाते हैं, लेकिन डीनॉर्मलाइजेशन के अंदर हमारे सिर्फ एक बिग फ्लैट फाइल आ जाती है। अब डीनॉर्मलाइजेशन क्या होता है? इट इज नॉट अ chaos, more like a control gash with the aim of the performance enhancement, loss of information। यानी chaos का मतलब क्या होता है? chaos मीन होता है कि बदनज़मी, ठीक है। डीनॉर्मलाइजेशन chaos नहीं है। डीनॉर्मलाइजेशन में हम कंट्रोल क्रैश करते हैं, यानी हम सबसे पहले हमने नॉर्मलाइजेशन की, उसके बाद हम डीनॉर्मलाइजेशन करते हैं, और टेबल को हमने ऐसे डीनॉर्मलाइज करना है कि हमें हमारी डिजायर्ड परफॉर्मेंस भी मिल जाए, और जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो हमारी लॉस भी ना हो। Denormalization is the rule of thumb in DBMS, but in DSS, ease of use is achieved by the way of denormalization। नॉर्मलाइजेशन के हम जब बात करते हैं ना, तो उसके अंदर हमारे जहन में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आता है। लेकिन हम जब DSS में, यानी डेटा वेयर हाउस की इन्वायरमेंट में, हम इसको डीनॉर्मलाइजेशन समझते हैं। ये हमारा कोई रूल ऑफ थंब नहीं है, लेकिन ये है तो नॉर्मलाइजेशन। Denormalization comes in many flavors such as combining table। Denormalization में हम क्या करते हैं? हम अपने टेबल को कंबाइन कर देते हैं, दो टेबलों को जोड़ देते हैं। स्प्लिटिंग टेबल, टेबलों को तोड़ देते हैं। एडिंग डाटा, डाटा को ऐड कर देते हैं। ओके, सॉरी Denormalization doesn't mean कि anything or everything goes। डीनॉर्मलाइजेशन ये नहीं है कि सब कुछ हम खत्म कर दे, हम अपना सारा डाटा को रिमूव ही कर दे, ठीक है। इसका मतलब ना कोई क्योस है, ना कोई डिसऑर्डर है, ना कोई ये इनडिसिप्लिन है। ये आपका एमसीक्यूज बन सकता है। डीनॉर्मलाइजेशन करते हुए इंफॉर्मेशन को हम खत्म नहीं करना, ये एक परफॉर्मेंस प्रोसेस है। डीनॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके जरिए हम नॉर्मल टेबल्स को, जिसको हमने नॉर्मलाइज किया होता है, उन टेबल्स को हम अननॉर्मलाइज करते हैं। और डीनॉर्मलाइजेशन का बेसिक मकसद है कि हम उनके जरिए टेबल की तादाद को कम कर सके, जिसके जरिए वो ज्वाइन के ऊपर इंहिसार ना करे, और हम जो है इंक्रीज कर सके अपनी टेबल, अपनी परफॉर्मेंस की स्पीड। ये देखिए, ये प्रोसेस है, ठीक है। ये इस पैराग्राफ में ना आप रीड कर लीजिएगा। वाई डीनॉर्मलाइजेशन इन DSS। हम डीनॉर्मलाइजेशन क्यों करते हैं DSS के अंदर? Denormalization bring close disparate but related data items। यानी नॉर्मलाइजेशन करते वक्त जो हमारे टेबल अलग हुए होते हैं ना, ठीक है ना, डीनॉर्मलाइजेशन में हम उन टेबल को जोड़ देते हैं, यानी ज्वाइन कर देते हैं। टेबल डिस्पैच मतलब अलग बिखरे हुए हैं ना, तो डीनॉर्मलाइजेशन में हमने उसको जोड़ दिया, ठीक है। क्यूरी परफॉर्मेंस इन DSS सिग्निफिकेंटली डिपेंड ऑन फिजिकल डाटा मॉडल। DSS में ना परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वेरी अर्ली स्टडी शोज performance difference in order of magnitude for different number denormalization tables and per row। काफ़ी अर्से पहले ना, 15 से 16 साल पहले ना, क्वांटिटेटिव स्टडी हुई, ठीक है। एक्चुअल टेबल को लिया गया, एक टेबल से रो का साइज लिया गया। कहते हैं कि एक टेबल में रो का साइज इतना है। अगर सपोज नंबर 50 रोज है, तो ये हमारी हाई नॉर्मलाइजेशन है।
कुछ टेबल उन्होंने हाईली नॉर्मलाइज किया और कुछ उन्होंने लाइटली नॉर्मलाइज किया, लेकिन उन्होंने देखा कि जो ऐसे टेबल जिनके ऊपर हमने लाइट डिनॉर्मलाइजेशन की हुई थी ना, उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है। द लेवल ऑफ डिनॉर्मलाइजेशन शुड बी केयरफुली कंसिडर्ड। ज़रूरी नहीं है कि हमने डिनॉर्मलाइजेशन हर हाल में करनी, सब फैक्टर्स को देखना है, एनालाइज करना है, फिर फैसला करना है कि डिनॉर्मलाइजेशन करनी है या नहीं करनी। अगर करनी है तो किस लेवल पे करनी है, हाईली डिनॉर्मलाइज करना है कि लाइट डिनॉर्मलाइज करना है। हाउ डिनॉर्मलाइजेशन इम्प्रूव परफॉर्मेंस। डिनॉर्मलाइजेशन परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव करती है? रिड्यूस द नंबर ऑफ टेबल एंड enhance the reliance on joints which consequently speeds up performance। यानी हम जो नंबर ऑफ टेबल रिड्यूस कर देते हैं, टेबल कम करने का क्या फ़ायदा है? जो हमारे जॉइंट ऑपरेशन पहले हम करते थे ना, अब नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, रिड्यूस नंबर ऑफ जॉइंट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग क्यूरीज एंड एग्जीक्यूशन। जॉइंट ऑपरेशन की तादाद कम हो जाती है क्योंकि पहले टेबल साथ जुड़े हुए थे। ठीक है, रिड्यूस नंबर ऑफ रोज बी टू बी रिट्रीव फ्रॉम प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा क्या होता है? देखिए, क्यूरी के ना आपने आंस हासिल करना है, जिस टेबल में से आप रो लेंगे उसको हम कहेंगे प्राइमरी टेबल। ठीक है, अब उस टेबल में से आपने रो ली जिसके क्यूरी का आपने आंस है और टेबल का कुछ साइज है, कर लेंगे और रोज में से कॉलम को अलहदा कर लेंगे, तो फिर उसकी जो हमारी इनपुट आउटपुट की प्रोसेसिंग है वो भी कम हो जाएगी। और जो डिनॉर्मलाइजेशन है ना, ये मिनिमाइज करती है जॉइंट्स को। ठीक है ना, जॉइंट्स कम करेगी और फॉरेन कीज को भी कम करती है। वो क्या कह रहा है कि फोर्थ गाइडलाइन फॉर डिनॉर्मलाइजेशन केयरफुली डू अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। क्या क्यूरी चल रही है, कितने फ्रिक्वेंटली चलती है, जिस डाटा और टेबल को असेस करना है, कॉलम और रोज कितने हैं, ये सब पैरामीटर को आप देख के पता लगाएंगे कि हमने कितनी डिनॉर्मलाइजेशन करनी है। टू डू अ डाटा रिक्वायरमेंट एंड स्टोरेज एनालिसिस। डिनॉर्मलाइजेशन करते वक्त आपने स्टोरेज की स्पेस चाहिए है। हम देखते हैं कि हमारे पास स्टोरेज की स्पेस है कि नहीं, अगर है तो हम कर लेते हैं, अगर नहीं है तो हम नहीं करेंगे। वेट अगेंस्ट मेंटेनेंस इशू ऑफ द रिटर्नेंट डाटा। मेंटेनेंस का मतलब क्या है? मेंटेनेंस में रिटर्नेंट डाटा, ऐसा डाटा जो आपके पास डुप्लीकेट है। फॉर एग्जांपल, आपके पास 2 टेबल्स हैं, ए और बी। अब ए के अंदर हॉबीज की एक कॉलम है, बी के अंदर भी हॉबीज का कॉलम है, तो इसको हम कहते हैं रिटर्नेंट डाटा, यानी जो ऐसा डाटा जो बार बार रिपीट हो रहा हो। ठीक है, अब आपने एक टेबल के अंदर रिटर्नेंट डाटा स्टोर किया हुआ, अगर आपने उस हॉबीज के अंदर कुछ चेंज करना है तो आपको टेबल ए में भी चेंज करना पड़ेगा और आपको टेबल बी में भी चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, व्हेन वी डाउट डोंट वी डिनॉर्मलाइजेशन। आपने देखना है कि आपके पास एनालिसिस है, आपके पास रिसोर्सेज है, तो फिर आप डिनॉर्मलाइजेशन करो, वरना डिनॉर्मलाइजेशन ना करें। एरियाज फॉर अप्लाई डिनॉर्मलाइजेशन टेक्निक्स। ऐसे एरिया जो हम डिनॉर्मलाइजेशन अप्लाई कर सकते हैं, ये हमारी अबंडेंस ऑफ स्टार्स के यूज होती है, ये हमारी फास्ट सक्सेस है टाइम सीरीज के अंदर, ये हमें फास्ट एग्रीगेट देती है, यानी सम एवरेज का रिजल्ट देती है। और ये जो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होती है, आपने कोई सी टेक्स्ट का निकालना है तो ये डिनॉर्मलाइजेशन टेक्निक काम आएगी। मल्टी डिमेंशनल एनालिसिस हो गए, यानी इसके अंदर जियोग्राफिकल इन हायरार्की हो गया, आपने मल्टीपल डिमेंशन में इसको यूज करना है। ऑफ मतलब कि इसको हायरार्की में हम डिनॉर्मलाइजेशन करते हैं। डीलिंग विद फ्यू अपडेट्स विद मैनेज वन क्यूरीज, इसके अंदर ना फ्यू अपडेट्स होते हैं। वो कह डिनॉर्मलाइजेशन ना डीलिंग करता है अबंडेंस ऑफ स्टार स्कीम के अंदर। ठीक है ना, इन डाटा वे हाउस इंस्टॉलमेंट में। ठीक है ना, डिनॉर्मलाइजेशन प्रोवाइड हमें क्या करते हैं, बेटर हमारी परफॉर्मेंस हो जाएगी। ठीक है ना, और ये हमारे सपोर्ट करते हैं डिसीजन मेकिंग को। इसका गोल होता है कि जो हमारा एनालिटिकल प्रोसेस है ना टिपिकल डाटा वेयर हाउस में, उसको हम एग्रीगेट कर सकें, यानी उसका सम एवरेज ले सकें। ये वो सब लिखा हुआ है
जो मैं आपको बता देती हूँ, आप एक दफ़ा ना रीड कर लीजिएगा। अब वो कह रहे हैं कि हमारी फ्यू फाइव प्रिंसिपल डीनॉर्मलाइजेशन की टेक्निक के। सबसे पहले आता है हमारा कोलैप्सिंग डाटा। कोलैप्स का मतलब होता है कि टेबल को जोड़ देना। टेबल को हम जोड़ते हैं, उसको हम कहते हैं, 2 टेबल है हमारे पास, उसको हमने इकट्ठा कर दिया, उसको हमने कंबाइन कर दिया, उसको हम कहते हैं कोलैप्सिंग डाटा। ठीक है, अब हम कोलैप्सिंग डाटा किसके ऊपर करते हैं? एक हम 1 to 1 रिलेशनशिप के ऊपर करते हैं और दूसरा हम मैन टू मैन रिलेशनशिप के अंदर करते हैं। फिर हमारा दूसरी टेक्निक है इसकी प्री जॉइनिंग टेक्निक। इसमें ना हम टेबल को जोड़ देते हैं सेम कोलैप्सिंग की तरह, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, 1 to many रिलेशनशिप होता है। उसके अंदर क्या था, 1 to many और many to many, लेकिन प्री जॉइन के अंदर हमारा 1 to many रिलेशनशिप होता है। फिर होता है स्प्लिटिंग टेबल। स्प्लिटिंग का मतलब होता है टेबल को तोड़ देना। कोलैप्स मतलब जोड़ देना, सेपरेट तोड़ देना। अब हम दो तरह से स्प्लिटिंग कर सकते हैं, एक हमारा हॉरिजॉन्टल स्प्लिटिंग है, दूसरा हमारा वर्टिकल स्प्लिटिंग है। हॉरिजॉन्टल के अंदर आपने अगर सेंटर से तोड़ दिया है ना, तो उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल। एक पेंसिल ली, आपने उसको ना दरमियान से तोड़ दिया, ठीक है, दरमियान 2 उसके टुकड़े कर दिए सेंटर से, तो वो हमारा होगा हॉरिजॉन्टल स्प्लिटिंग। अगर आपने उस पेंसिल को सीधा मतलब छुरी से काट दिया ना, या किसी चीज़ से काट दिया, तो आपने क्या की, वर्टिकल स्प्लिटिंग की। अब यानी एडिंग रिडंडेंट कॉलम्स करते हैं। एडिंग आपके पास 2 टेबल है, ए और बी, और ए में कुछ ऐसे कॉलम है जिनकी वजह से ना टेबल बी में ज्वाइन चल रहा है। तो आप करते हैं कि किसी जिस कॉलम की वजह से ज्वाइन चल रहा है ना, आप उस कॉलम को पकड़ के ना बी के अंदर रिप्लेस कर देते हैं। फिर हमारा होता है ड्राइव एट्रीब्यूट, इसके अंदर हमारा समरी आ जाता है और टोटल आ जाता है और हमारा बैलेंस आ जाता है। अब उसने हमें कोलैप्सिंग का बताया हुआ है। कोलैप्सिंग के अंदर उसने कहा हुआ है, कोलैप्सिंग का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, कोलैप्सिंग मीन के टेबल को तोड़ देना, यानी सॉरी टेबल को जोड़ देना, इसको हम कहते हैं कोलैप्स। ये जो सारी टेक्निक्स है ना, उसको मैं ना अगले लेक्चर में आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। ये देखिए, आपके पास 2 टेबल है। एक टेबल है जिसके अंदर कॉलम ए और कॉलम बी है, दूसरे टेबल के अंदर आपके पास कॉलम ए और कॉलम सी। आपने कोलैप्स किया, यानी टेबल को जोड़ा, यानी डीनॉर्मलाइजेशन की टेक्निक इस्तेमाल की और टेबल को जोड़ दिया। फिर आपने कॉलम ए लिख दिया, कॉलम बी लिख दिया और कॉलम सी लिख दिया। अब आप कहेंगे कि कॉलम ए तो 2 दफ़ा आ रहा था, हमने इसको 2 दफ़ा क्यों नहीं लिखा? नहीं, हम इसको 2 दफ़ा नहीं लिखते। जो कॉलम 2 दफ़ा आते हैं ना, उनको सिर्फ 1 दफ़ा लिख देते हैं। अब ये जो डीनॉर्मलाइजेशन है, उसके करने के क्या फ़ायदे हैं? ये रिड्यूस करता है हमारे स्टोरेज की स्पेस को। स्टोरेज की स्पेस कैसे कम हुई? देखें, ये कॉलम ए है, वो 2 दफ़ा आ रहा है ना, तो हमने क्या किया, उसको 1 दफ़ा स्टोर किया, 2 दफ़ा नहीं किया। इस वजह से आपकी स्टोरेज की स्पेस कम हो गई। फिर आपने रिड्यूस अपडेशन की। अगर आपने कोई कॉलम ए के अंदर अपडेट करना होता, अगर आप डीनॉर्मलाइजेशन ना करते, तो आपको यहाँ भी अपडेट करना पड़ता और यहाँ भी अपडेट करना पड़ता। लेकिन अब आप एक ही दफ़ा अपडेट करेंगे, वो भी इस टेबल के अंदर। डज नॉट चेंज दिस बिजनेस व्यू। बिजनेस व्यू में चेंज नहीं आता, बिकॉज जो टेबल हमने ज्वाइन किए हैं ना, वो ऑलरेडी 1 to 1 रिलेशनशिप में मैप है और स्कीमा में, ठीक है ना। इससे इसकी मेंटेनेंस में तो रिलेशनशिप को मेंटेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर कोई चेंजिंग वगैरह नहीं आती, ठीक है। ये रिड्यूस करता है फॉरेन की को और इससे इंडेक्सिंग भी कम होती है। फॉरेन की का मतलब होता है कि एक टेबल एक की जो आपकी इस टेबल में प्राइमरी की है ना, तो वो दूसरी टेबल में जाकर फॉरेन की बन जाती है। लेकिन आपको या इधर आप हो सकता है कि आप एक ही टेबल को एक ही टेबल है तो प्राइमरी की बना रहे, फॉरेन की आपको बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ये हमारा होता है रिड्यूस फॉरेन की। यह था हमारा आज का लेक्चर।